मैं उपेंद्र राठौड़ उपेंद्र साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को पता है, हमारी जनरल साइंस की सीरीज चल रही थी और जनरल साइंस में हमने फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ लिया था, पृष्ठ तनाव। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। आज हम उसी फिजिक्स का एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा रहेगा केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, कैपिलरी एक्शन या केशिकत्व। केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन। केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन की हम बात कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात समझ आ रही होगी। इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है केस। क्या वर्ड आया इसमें? केस। एक शब्द आया है जिसे हम कह रहे हैं केस। केस का मतलब होता है बाल। क्या होता है? बाल, या जिसे हम हेयर कहते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, बाल। इसका मतलब केस का जिक्र हुआ है, इसका मतलब बाल के जैसी किसी संरचना का जिक्र हुआ है। ये केस से जुड़ा हुआ एक शब्द यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं जिसे हम कहते हैं केस नली। क्या कहते हैं हम? केस नली या कैपिलरी ट्यूबुल की हम बात कर रहे हैं। इसे हम कैपिलरी ट्यूबुल भी कह सकते हैं। हमने बात करी कि कोई कैपिलरी ट्यूबुल या केस नली होती क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें बाल का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो बाल का जितना व्यास होता है, बहुत कम सा व्यास होता है बाल का, ठीक है, अगर इतने ही कम व्यास की कोई नलिका रूपी संरचना बनाई जाए, हमने क्या कहा है, जितना हमारे बाल का व्यास है इतने ही कम व्यास की कोई नलिका रूपी संरचना बनाई जाए तो वह संरचना ही कहलाती है केस नली या कैपिलरी ट्यूबुल कहा जाता है। अब बात आती है इस केस नली की या कैपिलरी ट्यूबुल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कोई द्रव, मैंने बात करी ये कोई केस नली है मान लो, तो इसमें कोई द्रव, ये कोई द्रव है, ये गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर चढ़ने की क्षमता रखता है। देखो होता क्या है, इन केस नलियों में द्रव गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर चढ़ सकता है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वही द्रव नीचे की ओर भी गिरता है। तो ये जो प्रॉपर्टी थी, किसी केस नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने का जो गुण है, यही कहलाता है केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने लिखा, आपको अगर केस नली समझ आई है तो बहुत आसान सी होने वाली हैं सारी बातें। हम बात कर रहे हैं कि किसी केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने का गुण ही कहलाता है केशिकत्व। हमने बात करी किसी केस नली में द्रवों के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने का गुण केशिकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? ये केशिकत्व कहलाता है। बात आती है कि केस नली में कौन से द्रव ऊपर चढ़ते हैं और कौन से नीचे उतरते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा असंजक और ससंजक बलों का पता होना चाहिए। हमने बात करी है, एक होते हैं आसंजक बल और एक होते हैं ससंजक बल। हमने बात करी एक आसंजक बल और एक ससंजक बल। कोहेसिव फोर्स होता है, एक होता है एडहेसिव फोर्स। यानी समान अणुओं के मध्य जो बल लगता है
समान अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो कहलाता है ससंजक, और असमान के मध्य लगने वाला कहलाता है आसंजक। बात आती है, जिन द्रवों का आसंजक बल अधिक होता है वे तो केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, और जिनका ससंजक बल ज्यादा होता है वह केश नली में नीचे उतरते हैं। हमने बात करी जिन द्रवों का आसंजक बल अधिक होता है वह केश नली में ऊपर चढ़ते हैं। कहाँ चढ़ते हैं? ये ऊपर की ओर चढ़ते हैं। और जिनका ससंजक बल अधिक होता है वह नीचे की ओर उतरते हैं, नीचे उतरते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जल। क्या ले लिया हमने? जल का उदाहरण ले लिया हमने, या पानी का हमने उदाहरण लिया है। जल की यदि बात की जाए तो जल में आसंजक बल का मान अधिक होता है। आसंजक का मतलब क्या हुआ? ये असमान अणुओं से जुड़ने का गुण दर्शाता है। जैसे कि हमने एक कांच की प्लेट ली और इस कांच की प्लेट पे जल को डाला तो जल के अणु इस कांच की प्लेट के चारों तरफ चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है आसंजक बल। और यही आसंजक बल जिनमें अधिक होता है वह द्रव कहाँ चढ़ेगा? ऊपर की ओर। किस ओर जाएगा? ये ऊपर की ओर जाता है। हमने बात करी अगर किसी केश नली में बात करें तो केशी तत्व के कारण जल तो कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। यदि इसी में हम देख लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं पारा Hg या मरकरी की हम बात कर लेते हैं। पारे की यदि बात की जाए तो पारा जो होता है उसका ससंजक बल अधिक है। कौन सा बल अधिक है इसमें? ससंजक बल अधिक होता है, जबकि आसंजक कम होता है। इसके कारण जो पारा है ये नीचे उतरता है। कहाँ उतरेगा? ये नीचे की ओर उतरता है। हमने बात करी जब दो समान अणुओं के मध्य कोई बल लगे तो कौन सा? ससंजक। जब असमान के मध्य लगे तो आसंजक। और ये द्रवों की यदि बात करें तो जिस द्रव में आसंजक अधिक है, जिसमें आसंजक अधिक है वो तो ऊपर चढ़ेगा, और जिसमें ससंजक अधिक है वो नीचे उतरता है। इतनी बातें हमें समझ आई। किसी केश नली में द्रवों के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के जो गुण है यही क्या कहलाता है? हमारा केशी तत्व। हमसे इसमें भी डेली लाइफ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसके दैनिक उदाहरणों की बात की जाती है। हमसे अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि इसके कारण कौन कौन सी घटनाएं डेली लाइफ में हम देखते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। हम बात कर रहे हैं कि इस केशी तत्व के दैनिक उदाहरण कौन से हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे केशी तत्व के दैनिक उदाहरण। केशी तत्व के दैनिक उदाहरणों की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से उदाहरण केशी तत्व के हमें देखने को मिलते हैं डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ हम इसको फील करते हैं, वो सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। देखो हम देखते हैं सबसे पहले हेडिंग लगा ली केशी तत्व के दैनिक उदाहरण। इसके दैनिक उदाहरणों की हम बात कर रहे हैं, डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे हाथ में है। इसमें होता क्या है, जो मार्कर है, मार्कर की मैकेनिज्म यदि देखना चाहो तो मार्कर में इंक को ऊपर लाने के लिए कोई मोटर नहीं लगा हुआ है। हम इसमें पीछे इंक डालते हैं इस वाले पोर्शन में, वो और इंक इसकी टिप तक पहुंच जाती है। इसके टिप तक लाने वाला ये वाला भाग होता है। इसमें जो ये स्पंज टाइप का लगा हुआ है, ये रुई जैसा जो लगा हुआ है, इसमें पाई जाती हैं सूक्ष्मतम केश नलियाँ। क्या पाई जाती हैं? इसमें सूक्ष्मतम केश नलियाँ पाई जाती हैं, और इन केश नलियों के द्वारा ही द्रव या जो इंक होती है वो इसके टिप तक पहुंचती है। तो पहला उदाहरण इसका यही हो जाएगा कि मार्कर के टिप तक इंक का पहुंचना। सबसे पहला उदाहरण आता है मार्कर के टिप तक इंक का पहुंचना। ये किसकी वजह से पहुंची है? केश नलियों की वजह से ही इंक पहुंचती है। दूसरा इसका उदाहरण हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यदि एक तौलिया है, और अक्सर ऐसा होता है
कि मान लो हम बाथरूम पे गए, बाथरूम में एक तौलिए को हमने हैंगर पे टांग दिया, तौलिया है वो सूती कपड़े का यदि है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखेगा ये इफेक्ट। हमने तौलिए को टांगा, क्या किया, देखो ये बर्तन है और इस बर्तन में भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है बर्तन में? पानी भरा हुआ है। इसमें हमने एक तौलिए को डुबो दिया। क्या डुबो दिया? इसमें ये तौलिया डुबो दिया है हमने, इसका बिल्कुल ये सिरा डुबोया है, तो भीगना भी यही सिरा चाहिए। लेकिन थोड़ी देर तक यदि ये डूबा रहे तो हम देखते हैं कि इस तौलिए का कुछ अधिक भाग भीग जाता है। यहाँ तक ये तौलिया भीग गया है और कई केस में तो ये पूरा भी भीग सकता है। ये जो यहाँ से जल गया, यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचा है, ये पहुँचा है केश नलियों के माध्यम से और यहाँ पे काम करता है केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन के कारण ये जल ऊपर तक पहुँचता है। तो हम यहाँ पे दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। तो दूसरा उदाहरण लिखेंगे हम इसका, तौलिए का एक सिरा पानी में डूबने पर कुछ अधिक क्षेत्र का भीग जाना। किसका उदाहरण है? ये भी हमारे केशिकत्व का या कैपिलरी एक्शन का ही उदाहरण माना जाता है। उसके बाद बात आती है, इसके हम और भी डेली लाइफ में एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि जो दिए की बाती होती है, दीपक की जो बाती होती है, उसमें जो तेल चढ़ता है वो भी किसकी वजह से चढ़ता है? केशिकत्व के कारण। हम देखते हैं, हमने बात करी कि जो दिए की बाती होती है उसमें जो तेल चढ़ता है वो तेल भी किसकी वजह से चढ़ पाता है? केशिकत्व के कारण। देखो तीसरा है, दिए की बाती में तेल का चढ़ना। जो लोग गांव में निवास करते हैं उनको पता होगा कि राजस्थान में लाइट की कटौती खूब होती है, तो उनको ज़रूरत पड़ती है इस दिए की या दीपक की रोशनी के लिए। और जैसा आप लोगों ने, बहुत सारे विद्वानों ने सुन भी रखा होगा, राजस्थान की दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं, आने को आंधी और जाने को लाइट। ठीक है, दोनों, क्योंकि आंधियाँ खूब आती हैं और जाने को लाइट खूब जाती है, इसीलिए दोनों चीज़ें मशहूर हैं, उनको दिए की ज़रूरत पड़ती है। इस दिए में या दीपक में क्या मैकेनिज्म होती है? देखो ये हमने बना लिया, ये हमारा कोई दीपक है और इस दीपक में ये डाला हुआ है तेल, इसके ऊपर एक बाती लगी हुई है और ये हमने इसके ऊपर लगा दी है बाती। अब बात आती है, यहाँ पे इसकी लौ जल रही है। क्या जल रही है? यहाँ पे इसकी लौ जल रही है। तो इसकी लौ तक जो तेल पहुँच रहा है, ये जो तेल है यहाँ से यहाँ तक ले जाने वाली जो होती है, ये जो रुई की बाती थी, इसमें बन जाती हैं केश नलियाँ। क्या बन जाती हैं? इसमें केश नलियाँ बन जाती हैं और ये केश नलियाँ ही इस तेल को ऊपर पहुँचाती रहती हैं, इसलिए दिया लगातार जलता रहता है। इतनी बातें आई, हमें पता चला। 3 उदाहरण हमने देख लिए हैं। उसके बाद हम चौथा एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका। ये केशिकत्व और कहाँ देखने को मिलता है? तो इस केशिकत्व को हम किसान के, जितने भी किसान हैं वो भी इसको महसूस कर सकते हैं। किसान को केशिकत्व की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि यदि आप सच में कहीं खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा कि होता क्या है, किसान बारिश आने से पहले खेत की जुताई करता है और बारिश आने के बाद भी खेत की जुताई करता है। इसका लॉजिक क्या है? वो क्या साबित करना चाहता है कि बारिश आई उससे पहले उसने जुताई करी, एक बार बारिश आने के बाद जुताई करी। देखो दोनों में उसका बड़ा सा लॉजिक होता है। उसको हम समझते हैं कि किसान को बारिश से पहले और बारिश के बाद खेत की जुताई क्यों करनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं कि किसान बारिश से पहले और बारिश के बाद खेत की जुताई क्यों करता है। देखो उसका सिंपल सा लॉजिक है, ये कोई खेत है, ये कोई खेत की मिट्टी है और इसमें बोया हुआ था उसने बाजरा। क्या बोया हुआ है? उसमें बाजरा बोया हुआ है। वैसे तो हमारे विद्यार्थी भरतपुर वाले भी होंगे, वो छज्जे वज्जे पे भी बाजरा बो देते हैं, लेकिन हमें छज्जे वज्जे पे नहीं बोना है, हमने खेत में बोया है। अब हुआ क्या कि बाजरे की फसल कट के पूरी तरह से तैयार है, हमने इसको काटा और काट के ये हटा दिया। अब इसके बाद बचता क्या है? जो नीचे का भाग था पौधे का,
वो अभी भी खेत में फंसा हुआ है और उसकी जड़ों में मिट्टी जो बसी हुई होती है वो बिल्कुल जमा रहती है। और इसमें यदि कोई कुछ पानी वगैरह इसके ऊपर डालें तो उसको नीचे जाने में दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये बहुत कठोर हुई मिट्टी रहती है। इसलिए किसान क्या करता है कि इसमें पानी रिसकर अंदर चला जाए, उसके लिए पहले अरेंजमेंट करता है और उस खेत की जुताई कर देता है। इस खेत की जुताई जब किसान करता है तो इसकी जुताई करने से जो मिट्टी के कण हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं और इसके बीच में बन जाती हैं केस नलियाँ। क्या बन जाती हैं? इसके बीच में केस नलियाँ बन जाती हैं। ये केस नलियाँ बन गई हैं। इस तरह से केस नलियाँ बन जाएंगी, बहुत सारी असंख्य केस नलियाँ बन जाएंगी। अब उसको पता है किसान को कि बारिश होनी है अगले दिन। अब ये हुई बारिश, ये बारिश का पानी आया और बारिश का पानी जब खेत में पड़ता है तो ये पूरा इकट्ठा होता जाएगा इस सरफेस पे और इन केस नलियों के माध्यम से अंदर चला जाता है। ये केस नलियों के माध्यम से बारिश का जल अंदर चला गया है। इसीलिए किसान बारिश से पहले खेत की जुताई करता है। क्यों करता है? केस नलियां बनाने के लिए। क्यों करता है? केस नलियां बनाने के लिए। लेकिन अब इससे भी समस्या होने वाली है। क्यों होने वाली है? कि अब बारिश होगी है बंद, अब पड़ेगी तेज धूप और जब तेज धूप पड़ेगी तो ये पानी वापस से वाष्पोत्सर्जित होकर वेपर की फॉर्म में वापस उड़ जाएगा। अब किसान इसको भी बचाना चाहता है और इसको बचाने के लिए किसान इसकी फिर से जुताई कर देता है। और अब की बार जब फिर से जुताई करेगा तो देखो ये केस नलियाँ टूट जाएंगी और ये केस नलियाँ टूट जाएंगी तो इनमें भरा हुआ जो पानी था वह पानी ज़मीन की सतह के नीचे रह जाता है। लेकिन देखो किसान के साथ इनसिक्योरिटी रहती है, हमेशा वो फील करता रहता है क्योंकि उसके साथ सभी अपना अपना मतलब निकाल रहे होते हैं। अब उसको लगता है कि गलती से कोई केस नली खुली नहीं रहेगी हो। उस चक्कर में वो क्या करता है कि उसके ऊपर एक लकड़ी का तख्ता लेकर उसको ऊपर फेर देता है और इसी को कहते हैं पाटा लगाना। पाटा फेरना या पाटा लगाना। तो ये पाटा जो लगाया जाता है ये किस वजह से लगाया जाता है? केस नली को अवरुद्ध करने के लिए। इसलिए किसान केस तत्व के कारण ही किसान बारिश से पहले और बारिश के बाद खेत की जुताई करता है। तो देखो इसका उदाहरण अगला आ गया चौथे नंबर पर। किसान द्वारा बारिश से पहले तथा बारिश के बाद खेत की जुताई करना। किसान बारिश से पहले और बारिश के बाद दोनों बार खेत की जुताई कर देता है क्योंकि उससे केस नलियाँ, पहली बार तो क्या करना चाह रहा था? केस नलियाँ बनाना चाह रहा था। अगली बार केस नलियाँ तोड़ने के लिए जुताई करता है। ये उदाहरण आपको समझ आए होंगे और अगर नहीं भी समझ आई है कोई बात तो आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे। एक उदाहरण और आपको समझा देता हूँ। होता क्या है, अगर किसी अखबार के टुकड़े पर कोई इंक की बूंद पड़ जाए तो धीरे धीरे वो इंक की बूंद फैलने लगती है। जैसे कि इस कपड़े की मैं बात कर लेता हूँ। इस कपड़े पे यदि मैं इंक डालता जाऊँ, मैं थोड़े से भाग में डाल रहा हूँ लेकिन वो इंक पूरे में फैलती जाएगी। तो वो जो फैलने का सिस्टम होता है वो भी किसकी वजह से होता है? केशिकत्व के कारण। पांचवा उदाहरण इसका लिख लेंगे हम। अखबार पर स्याही की बूंद का फैल जाना। अखबार पर स्याही की बूंद का फैल जाना, ये भी किसका उदाहरण है? केशिकत्व का। अब वो लोग जुड़ जाएं, वो ज़रूर से ज़रूर इस बात पे ध्यान दें जो पटवार या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है राजस्थान में होने वाले हैं उनके तैयारी कर रहे हैं तो वो राजस्थान जीके पढ़ते होंगे और राजस्थान जीके में पढ़ते हैं नहरों के द्वारा होने वाली सिंचाई। राजस्थान के कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहां नहरों से सिंचाई होती है और वहां पे केशिकत्व के कारण एक समस्या हो जाती है। देखो कैसे हो जाती है। उस समस्या को कहा जाता है सेम समस्या। क्या कहा जाता है उसे? सेम समस्या कहा जाता है। और इस सेम समस्या का कारण भी होता है केशिकत्व। कैपिलरी एक्शन होता है जिसके कारण ये सेम समस्या होती है। देखो कैसे होती है उसको समझे थोड़ा सा।
मैंने बात करी कि राजस्थान के कुछ भागों में या देश के बहुत सारे भाग ऐसे मिल जाएंगे जहां नहरों से सिंचाई होती है। कैसे सिंचाई होती है? नहरों से सिंचाई होती है। हमने बात करी ये कोई नहर है, ये कोई नहर है और इस नहर के आसपास बने हुए हैं खेत। क्या बने हुए हैं? इसके आसपास खेत बने हुए हैं। हमने क्या करा, ये कोई खेत है, मान लो रामलाल का खेत। किसका खेत है? ये रामलाल का खेत है, ठीक है। और ये खेत है कजोड़मल का खेत। किसका है? कजोड़मल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कजोड़मल ही रखना, प्यार से कजोड़ा नहीं करना है इसका, है ना। इसको कजोड़मल और ये रामलाल का खेत है। हुआ क्या कि ये जो नहर थी, इस नहर की बिल्कुल पक्की दीवार थी। ये कैसी दीवार थी? पक्की दीवार थी। लेकिन रामलाल के खेत के सामने ये दीवार थोड़ी कमजोर पड़ गई और यहाँ से पानी का रिसाव होने लग गया। लेकिन खेत अभी भी रामलाल का बहुत दूर है। हुआ क्या कि जो ये मिट्टी थी, इस मिट्टी में बन जाती हैं केस नलियाँ। क्या बन जाती हैं? केस नलियाँ बन जाती हैं। और इन केस नलियों के माध्यम से जो नहर का पानी था ये सीधा खेत में आने लगता है। अब देखो, नहर का पानी खेत में आ रहा है तो धीरे धीरे पहले तो यहाँ दलदल बनती है। क्या बनती है? दलदल बनती है। और यदि ये पानी अधिक समय तक आता रहे तो ये रामलाल को भी लेके डूबेगा और कजोड़मल को भी लेके डूबेगा। और ये जो पूरे खेत हैं ये पूरे जलमग्न हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये जलमग्न हो जाते हैं। और इसी समस्या को हम कहते हैं सेम समस्या। क्या कहते हैं इसे हम? सेम समस्या। ये जो सेम समस्या है ये किसकी वजह से हुई है? केस नलियों की वजह से। अर्थात इसमें भी किसका कंसेप्ट यूज हुआ है? केशिकत्व का। तो हम उदाहरण लिखेंगे, केशिकत्व के कारण, केशिकत्व के कारण सेम समस्या उत्पन्न होती है। केशिकत्व के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? सेम समस्या उत्पन्न होती है। इतने उदाहरण हमें याद रखने होते हैं। केशिकत्व के बारे में अक्सर इनके बारे में पूछ लिया जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो नहरी क्षेत्र है या नाली होती हैं, नालियों के आसपास की मिट्टी दलदली पाई जाती है। किसके कारण पाई जाती है? वो भी केशिकत्व के कारण ही पाई जाती है। तो इतनी बातें, कई बार ऐसा भी देखा होगा कि मान लो किसी को कोई चोट लगी है और उस चोट की जब दवाई पट्टी या गोज पट्टी वगैरह की जाती है तो अगर दवाई लिक्विड फॉर्म में है, जैसे बीटाडीन वगैरह का सॉल्यूशन होता है, तो वो दवाई धीरे धीरे करके उसके ऊपर भी दिखाई देने लगती है, स्पॉट सा दिखने लगता है। वो सब किसकी वजह से होता है? केशिकत्व के कारण। क्योंकि केशिकत्व के कारण ही वो धीरे धीरे उसमें बढ़कर एक बड़ा सा धब्बा बन जाता है। ऐसा ही आप भी देखते होंगे, अगर कभी किसी गलती से कोई खाने का कण अपने या कोई तरल पदार्थ कपड़ों पे लग जाए तो धीरे धीरे वो फैलने लगता है और एक बड़ा सा धब्बा बन जाता है। ये सारी जो समस्याएं हुई हैं ये किसकी वजह से होती हैं? केशिकत्व। लेकिन विज्ञान के बहुत सारे लाभ भी हैं और अगर इसके देखे जाएं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो उनमें से कुछ लाभ और नुकसान जिनका दैनिक जीवन में हम फील करते हैं वो सब हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।